बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, हमने जैसे आपके सामने वादा किया था कि अर्थमेटिक जैसे ही कंप्लीट होगा हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर लेके आने वाले हैं, ऊंचाई और दूरी। तो यह हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट है। लेकिन आप कहेंगे सर क्या हमारा अर्थमेटिक कंप्लीट हो चुका है? सर 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, एक रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, और दूसरा चैप्टर बचा है एचसीएफ एलसीएम, और तीसरा बचा है कौन सा? मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण। ठीक है, 3 चैप्टर बचे हैं, लेकिन इसकी वेटेज मुझे आने वाले एग्जाम में थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं इस चैप्टर को आपके सामने पहले रखूँगा। क्या यह पहले हम चैप्टर पढ़ चुके हैं? सर बिल्कुल पढ़ चुके हैं। हमारी जब स्टार्ट हुआ था कलश, तो कलश की स्थापना पर ही सबसे पहले चैप्टर चलाया गया था हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो उसी चैप्टर को हम रेगुलर करेंगे। अगर थोड़ी सी और डीप नॉलेज लेनी है तो तुम्हें उन क्लासेस की तरफ ही रुख करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आज भी हम स्टार्टिंग बेसिक से ही चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस टाइप के सवालों को करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किस किस चीज़ की नीड होती है। तो इन चीज़ों को हम आज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपको पाइथागोरस सीखना होगा। सर पाइथागोरस क्या होता है? बिल्कुल, आप हर चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज लेने वाले हैं। पाइथागोरस, ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरस की बात करते हैं। तो पाइथागोरस सर ने कहा था कि भाई अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है और एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, यह जो एंगल है इसका 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 90 डिग्री का ही क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज है। लेकिन एक चीज़ हमेशा से ध्यान रखेंगे, इतना तो सबको नॉलेज पता होगा कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इतना तो आपको सब सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय सर ने क्या कहा था? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता क्या है कि भाई यह जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, यह जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं सर लंब। सर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई, ये बस एक एंगल के नाम हैं। यह जो वैल्यू होती है ये कर्ण होती है, यह आधार होती है, और यह लंब होता है। इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। मैं बस एक नॉर्मल वैल्यू लिख देता हूँ, h हाइपोटेन्यूस। इसको बेस बोला जाता है, बेस मीन्स आधार, और इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। परपेंडिकुलर मतलब कि लंब। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब आपको आगे 6 एंगल सीखने होंगे। 6 एंगल कौन से सर? सर बिल्कुल, आपके सामने आगे आने वाले टाइम में 6 एंगल आएंगे, और 6 एंगल की जो नाम होता है वो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और कोसेक थीटा। सर ये क्या होता है? ये सर हमारे एंगल के नाम होते हैं। जो आप पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि पहली बार इन चीज़ों को देख रहे हैं, आपको ये चीज़ें हमेशा से ध्यान रखनी होंगी इस चैप्टर के लिए। क्या सर इन एंगल्स का दूसरे चैप्टर में कोई यूज़ नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा से यूज़ होगा। और हाँ, एडवांस की बात करें तो एडवांस में तो बहुत सारी चीज़ों में यह चीज़ें हमें पढ़ाई ही जाएंगी। मीन्स डैट यह एक बेस है आपको त्रिकोणमिति का, तो इसलिए इन चीज़ों को स्किप करने की बिल्कुल भी भूल कर भी कोशिश ना करें। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, अब बढ़ते हैं सर साइन थीटा क्या होता है। तो इनकी दोस्तों एक त्रिभुज के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू अलग अलग होती हैं। ठीक है, अलग अलग होती हैं। जैसे साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की बात करें तो यह होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा की बात करें तो यह होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है,
टेन थीटा की बात करें, लंब बटे आधार, ठीक है। अब कॉट थीटा की बात करें, सर अगर मैं मेन एंगल्स की बात करूं तो मेन एंगल्स हमारे केवल और केवल 3 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, ठीक है। अब मैं मेन एंगल की बात कैसे करता हूं भाई, अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो कॉट थीटा हमेशा ही होता है क्या, 1/tan थीटा के बराबर। नहीं आई चीज़ें समझ में सर? बस आप इतना सोचिए, इसकी जो और ज़्यादा डीप जाएंगे हम, वो एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर एडवांस मैथमेटिक्स में आता है, उसमें जाएंगे। लेकिन बस यहाँ पर इन चीज़ों को सीखने का सिर्फ और सिर्फ औचित्य यह है कि हमें जो ऊंचाई और दूरी चैप्टर करना है उसमें इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए मैं इन चीज़ों को सिखा रहा हूँ भाई। टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार होती है, तो कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा। तो भाई मैं क्या यह कह सकता हूँ कि यह आधार बटे लंब होता है, ठीक है, जिसका मैथ्स बिल्कुल जीरो है। टेंशन मत लीजिए, आप इन चीज़ों को स्टार्ट तो करिए। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ी सी चीज़ें कठिन ज़रूर लगेंगी, लेकिन ये मान लीजिए कि अगर आपको ये चीज़ें करनी आ गई तो आपको इन चीज़ों से ज़्यादा मज़ा किसी में नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरे एंगल की बात करते हैं। दूसरा एंगल होता है क्या, सेक थीटा, और तीसरा एंगल होता है क्या हमारा, कोसेक थीटा। सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा को हमेशा याद रखेंगे, ये होता है 1/cos थीटा के, ये होता है cos थीटा के। थीटा क्या होता है, थीटा एक एंगल होता है, ठीक है। ये होता है cos थीटा के 1/cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण थी, 1 में जाएगा तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगी। चीज़ें समझ में आ रही है आपको? पक्की बात, कर्ण बटे आधार हो जाएगी। अगर कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा होता है क्या, 1/sin थीटा के, 1/sin थीटा के। और 1/sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू होती है यहाँ से लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा कर्ण बटे के लंब, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, कर्ण बटे के लंब। अब सर क्या हमें यह चीज़ें याद रखनी है? बिल्कुल सर, आपको यह चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, वरना आप ये समझ लीजिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ, सच्चाई यही है, ठीक है। लेकिन क्या सर इन्हें याद करने की कुछ ट्रिक वगैरह हैं? तो एक बहुत छोटी क्लास में हम पढ़ते थे, 6ठी 7वीं क्लास में, वो इसको बोलते थे लाल बटे कक्का, लाल बटे का। ये क्या होती है भाई, ये क्या होती है? तो भाई पहला एंगल क्या होता है हमारा, साइन होता है, दूसरा एंगल होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक, और ये होता है कोसेक, ठीक है सर। इनका क्या औचित्य है? बिल्कुल। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो आप ये कहेंगे सर साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है लंब बटे के कर्ण। कॉस थीटा की वैल्यू होती है सर आधार, ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन की वैल्यू होती है सर लंब बटे आधार, एल से लंब, ए से आधार। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती। फिर उसके बाद में कॉट में उल्टा चलेंगे, कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। यही चीज़ें हमें यहाँ पर देखी गई हैं, यही चीज़ें हमारी यहाँ पर आती हैं। उम्मीद करता हूँ यह चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और पसंद आई होंगी, ठीक है। ये कोई नई चीज़ नहीं है दोस्तों, मैं आपके पहले सामने यही बोल रहा हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इन्हें आपसे जब इन चीज़ों को आप तैयार करेंगे तो 6ठी 7वीं क्लास का बच्चा भी इन्हें डेफिनेटली जान रहा होगा, ठीक है। इसलिए अभी हम इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर करते हुए आगे बढ़ते हैं, हल्की सी पाइथागोरस प्रमेय की तरफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यह चीज़ें आपने पसंद आई होंगी, ठीक है, समझ में आई चीज़ें यहाँ तक? ओके। अब बात करते हैं सर पाइथागोरस प्रमेय सर ने क्या कहा था।
सर उन्होंने कहा था अगर मैं प्रूफ की बात करूंगा तो प्रूफ की बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई औचित्य प्रूफ वगैरह करने का नहीं है, या कौन सा कहाँ से आया। ट्रिग्नोमेट्री में तो हमें कम से कम 100 से 150 फार्मूले याद करने होंगे, और यह भी याद करने होंगे कि ये फार्मूले निकले कहाँ से। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब बात करते हैं इन चीज़ों की। तो सर पाइथागोरस पिरामिड ने कहा था कि जो मेरे त्रिभुज में कर्ण हैं उस कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। कर्ण के स्क्वायर के बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा, यह पाइथागोरस सर ने कहा था। ठीक है, इसका प्रूफ सर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल सर प्रूफ होता है, लेकिन हम यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था यह चीज़ें ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और यह जो चैप्टर होता है ये ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही पढ़ाया जाता है। लेकिन वेटेज इतना ज़्यादा है दोस्तों कि CGL में मैंने जो अभी आपके सामने 2 हमारी क्लासेस ऐसी आ चुकी हैं जिसमें हमने CGL टीयर 2021 जो हुआ है उसके क्वेश्चन आए हुए देखे हैं, है ना, और उसमें इतना वेटेज है इन चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा। इसमें से हर पेपर में एक सवाल आया हुआ है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कितनी चीज़ें यहाँ से बढ़ रही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि सर हमें लंब चाहिए, लंब स्क्वायर चाहिए, तो हम कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कहूँ आधार स्क्वायर चाहिए तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ें तो यहीं से आई हैं। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इधर को ले आए। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूला केवल एक है, पहला वाला, ये तो बस इसी से बने हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, पक्की बात समझ में आती है? ओके, अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे किस चीज़ के लिए बढ़ते हैं? जो हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होते हैं, उनको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? सर क्या इनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं? मेन चीज़ दोस्तों यही है कि वैल्यूज़ हमारी होती क्या क्या हैं। तो आप बस एक चीज़ लिखेंगे, एक काम करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं, स्टार्टिंग से लिख लेंगे सारे। ठीक है ना, साइन थीटा की बात करेंगे, फिर कॉस थीटा की बात करेंगे, फिर टेन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा की बात करेंगे, कोस थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा की बात करेंगे, कॉट थीटा की बात करेंगे, सेक थीटा की बात करेंगे और कोसेक थीटा की बात करेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अभी मैंने कुछ नहीं किया, जो हमारे 6 एंगल्स थे उनको हमने स्टार्टिंग से लिखा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इनकी सर कुछ वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ हमें इनकी चाहिए जीरो एंगल की, 0 डिग्री की वैल्यू। अब आपके सामने यह चीज़ें समझ में आ रही हैं भाई। साइन थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए, कॉस थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए, टेन थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए, कॉट थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए, सेक थीटा की 0 डिग्री की, कोसेक थीटा की 0 डिग्री की। ये सारी वैल्यू हमें चाहिए। दूसरी वैल्यू की बात करते हैं, 30 डिग्री की हमें वैल्यू चाहिए, 45 डिग्री की हमें वैल्यू चाहिए, 60 डिग्री की हमें वैल्यू चाहिए और 90 डिग्री की वैल्यू हमें चाहिए। क्यों चाहिए सर? क्या हमें ये याद रखनी पड़ेंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसकी भूल कर भी ना करें। जो चीज़ें दे रहा हूँ बिल्कुल एकदम साल्ट की तरह दे रहा हूँ, सब्जी में नमक की तरह दे रहा हूँ। अगर इस नमक को भी आपने चीज़ें तैयार नहीं की तो आपकी सब्जी डेफिनेटली ख़राब होने वाली है, ये तो पक्का है, खा नहीं पाएंगे। ठीक है, 0 डिग्री की वैल्यू होती है सर, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसकी होती है 1/2, इसकी होती है 1/√2, √3/2
और इसकी होती है 1। यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आती हैं। सर ये वैल्यू कहाँ से आई? हमें अगर डेरिवेशन करने के लिए बैठे तो सर बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें ये वैल्यू याद ही रखनी पड़ेंगी। अगर आप कहेंगे पर कि सर ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ें सिखा देना, कहाँ से आई? बिल्कुल सर, हम बिल्कुल सिखा देंगे। अब आपको कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए। सर आप क्या करेंगे? क्या सर यह वैल्यू भी अलग होंगी? तो हम इतनी सारी वैल्यू याद कैसे करेंगे? 3 और 2 5 और 6 पंजे 36 वैल्यू। सर 6 पंजे 30 वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी। सर बिल्कुल नहीं। कैसे भाई? cos 0 की वैल्यू जो होती है, इस सारी वैल्यूओं को इधर पलट के लिख दीजिए, आपके सामने cos की वैल्यू आ जाएंगी। कैसे? cos थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये इधर पलट के लिख दीजिए। cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, पलट के लिख दीजिए। 45 की वैल्यू तो यहीं पर रहेगी। 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या किया मैंने? ये सारी की सारी वैल्यू पलट के लिखी हैं इधर की तरफ। ठीक है, अब आप जानते हैं सर कि tan थीटा जो होता है वो मैंने आपके सामने बताया। tan थीटा क्या होता है? तो आप कहेंगे सर tan थीटा होता है क्या? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, इसी को हम बोल सकते हैं 1/cot थीटा। और tan थीटा का एक फॉर्मूला और याद रखेंगे, क्या? एक होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू sin थीटा बटे cos थीटा भी हो सकती है। यह चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कैसे भाई? अगर मैं sin थीटा बटे cos थीटा की बात करूं तो आप कहेंगे सर यह होता है लंब बटे कर्ण, और यह होता है आधार के बटे कर्ण। कर्ण से मैं कर्ण काटूं तो यह होता है लंब बटे आधार। ठीक है, क्या हम tan थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार ही याद करके आए थे? सर बिल्कुल, हम लंब बटे आधार ही करके आए थे। sin थीटा बटे cos थीटा की वैल्यू जैसे ही हमने यहाँ पर रखी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण से कर्ण कट गया तो यह हो गया लंब बटे आधार, और यही हमारी tan थीटा की वैल्यू होती है। ये सिखाने का यहाँ पर औचित्य क्यों है? बिल्कुल, अब आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि tan थीटा की वैल्यू sin थीटा बटे cos थीटा होती है। वैसे मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर भी चीज़ें याद रखनी होंगी। tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा बटे के cos थीटा। sin थीटा बटे के cos थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सर मैं यहाँ पे 0/1 करूँगा, 0/1 करूँगा। बिल्कुल सही। और आप जानते हैं कि सर 0 बटे कोई भी वैल्यू समथिंग हो, मतलब 0 में किसी भी वैल्यू का भाग दें तो वह हमेशा 0 आता है। तो आप यहाँ पर tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें समझ में आती हैं। tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम फिर से tan थीटा की वैल्यू sin थीटा बटे cos थीटा होगा। अच्छा एक काम करते हैं, बाद में मिटा लेंगे, ये यहाँ पर रख ही देते हैं। ठीक है, 1/2 बटे √3/2, तो 2 से 2 हम काट देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 1/√3 बचेगा। सर 1/√3 बचेगा। पक्की बात? पक्की बात, 1/√3 बचेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिर से बटे करना पड़ेगा क्योंकि tan 45 की वैल्यू चाहिए। 1/√2 1/√2 पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर यह बचेगा मेरा 1। ठीक है, √3/2 और 1/2 मैं यहाँ पर चीज़ों को बटे में रखूँगा। 2 से 2 काटेंगे तो यह हो जाएगा √3, और 1/0, 1 में 0 का भाग देंगे तो आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इनफाइनाइट इसकी वैल्यू होती है, जिसका मान होता है अनंत। ठीक है, अनंत। यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आती हैं क्या? यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आती है या नहीं, मुझे इतना बताइए। हमने साइन, कॉस और टेन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू सीखी। ठीक है,
साइन जीरो की वैल्यू हमने 0 1/2 1/√2 √3/2 1/1 जीरो किया, 1 किया। उसके बाद में हमने कॉस की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं किया, जो कॉस साइन की वैल्यू थी 0 से 90 डिग्री की, कॉस की वो 90 से 0 डिग्री की वैल्यू होंगी। मीन्स डेट मैं यह कह सकता हूँ कि साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू होगी, साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू होगी, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी, साइन 45 की वैल्यू होगी, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी। उसके बाद में हमने टेन थीटा की बात करी। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो हमने इसको बटे में लगाकर लिखा 0 1/√3 1√3 और अनफाइनाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं सर कॉट थीटा की वैल्यूज़ को निकालने के लिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कॉट थीटा हमने पढ़ा है 1/tan थीटा के। बिल्कुल सही बात है, 1/tan थीटा के, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमें जो ये वाली वैल्यू आई हैं 0 1/√3 1√3 और इनफाइनाइट, इनको ही पलट कर लिख देना है, जैसे हमने कॉस में किया था। साइन कॉस की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यूज़ को पलटा था। कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन की जो वैल्यू है सारी की सारी पलट देंगे, तो यह हो जाएगा सर इनफाइनाइट √3 1/√3 और 0। ठीक है, 1/√3 और 0। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। क्या सर हम पलटने के बिना उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है? सर बिल्कुल। कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1/tan थीटा के। कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1/tan थीटा के। कॉट 30 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, जो कि होती है 1/tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। लिख देंगे 1/1/√3। √3 ऊपर पहुंच जाएगा, कितना बनेगा? √3 बनेगा। कॉट 30 की वैल्यू √3 आएगी। कॉट 30 की वैल्यू √3 आएगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब सर बस हमारे पास में दो एंगल और रह गए। कौन कौन से? कॉस थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम 1/cos थीटा कर सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा की जो फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा का होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये चीज़ें आपको ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल बेसिक से मिलेंगी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं मेन चीज़ें भी आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी वैल्यू ज़्यादा याद रखनी पड़ेंगी इस चैप्टर के लिए। तो सेक थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा रख सकते हैं, तो भाई यहाँ पर कितना कर सकते हैं? 1/1 1 हो जाएगा। ठीक है, √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा। यह √2 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, और यह इनफाइनाइट हो जाएगा। और कोसेक निकालने के लिए इस सारी की सारी वैल्यू को पलट देंगे। इनफाइनाइट 2 √2 √3/2 और 1। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। उम्मीद करता हूँ जो ये हमारी पूरी टेबल है यह आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। क्या सर हम इस पूरी टेबल को याद रखेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री में से दोबारा से इस चीज़ को दोहरान करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर छोड़ नहीं सकते। जो काम हमें यहाँ पर मिला है हम प्रॉपर तरीके से इस काम को निपटाएंगे, आप वादा कीजिए। ठीक है, अब क्या सर इस चैप्टर के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ ज़्यादा याद रखनी पड़ेंगी? तो सर आपको एक वैल्यू तो ये ज़्यादा चाहिए, tan 45 की वैल्यू, एक tan 30 की वैल्यू याद रखनी होगी, और एक tan 60 की, और एक sin 60 की वैल्यू।
ये 4 वैल्यू पर आपको ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है। और 10 पर आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करना पड़ेगा, एक 10 पर एक साइन 60 पर, ठीक है। साइन पर साइन बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लाल बटे कक्का से हमने याद किया है लंब बटे कर्ण, और 10 की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर tan थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा बराबर होता है क्या, जल्दी बताएंगे, तो आप कहेंगे सर लंब बटे के आधार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह वैल्यूज़ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं कल इस चैप्टर जो जितनी वैल्यू पूछी हैं कल की क्लास में या अगली क्लास में इनमें से सवाल ज़रूर पूछूंगा, आप प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को करेंगे, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या करेंगे सर, अब हम अपने सवालों की तरफ आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों की तरफ, हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों की तरफ आते हैं, ठीक है। जिनको ये चीज़ें याद होंगी वो तो प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को जानते होंगे कि सर कहाँ से ये चीज़ें आई हैं और क्यों हमें याद करनी होंगी, और आपको अभी इन चीज़ों का वेटेज ज़रूर मिल जाएगा। जो मेरे फ्रेंड्स नए हैं इस चैनल पर, आपको इन चीज़ों का वेटेज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। बड़े हमने क्या कहा, एक तो आपको 10 पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो आपको 10 पर, tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार, एक करना पड़ेगा आपको साइन थीटा पर, ये होता है लंब बटे कर्ण। पूरा याद तो करना ही पड़ेगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इस टाइप से चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। हमने पाइथागोरस प्रमेय सीखी, हमने स्टार्टिंग में एंगल्स सीखे, एंगल्स के बाद में हमने टेबल बनाई जिनके हमने मान सीखे, उसके बाद में अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या यह सवाल हमने पहले किया है, सर बिल्कुल किया है, लेकिन यहाँ पर हमें करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमने वहाँ पर बिल्कुल बेसिक से ये सवाल किए थे, लेकिन अब हम बेसिक को नहीं दोहराएंगे, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। देखें, ओके। पहला क्वेश्चन ने क्या कहा कि किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई हमारे पास में मीनार थी, कोई हमारे पास में मीनार थी, मीनार के आधार से 10√3 मीटर, यह मीनार का आधार है, इससे 10√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु, मान लिया यह बिंदु है, उसके शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर क्या है सर, ये है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह कितना दे रखा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको मार्कर दिख नहीं रहा होगा, है ना, बिल्कुल इंक ख़त्म हो गए ब्लैक वाले मार्कर की। 60 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई यह वाली हमें ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा कि कोई हमारे पास में मीनार थी, मीनार के आधार से 10√3 मीटर दूर एक बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमने पहले यह क्वेश्चन क्या किया था, अच्छा एक काम करते हैं, बेसिक भी सीख लेते हैं और एक्स्ट्रा भी सीख लेंगे, है ना, एडवांस लेवल भी सीख लेंगे, ठीक है। बेसिक की बात करते हैं, मीनार की ऊंचाई चाहिए तो हमें यहाँ पर x चाहिए, पक्की बात, ओके। अब हम बात करते हैं, जैसे ही हमें यहाँ पर x चाहिए तो मैंने आपसे कहा कि आपको tan याद रखना होगा, tan 60, यह हमारा tan 60 है, tan 60 डिग्री हमें दे रखा है, और tan 60 की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। tan थीटा की क्या होती है,
आप कहेंगे लंब बटे आधार। बिल्कुल बेसिक यही है, इससे नीचे कुछ नहीं है। टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, तो आप कहेंगे टेन 60 डिग्री, और लंब की वैल्यू क्या दे रखी है, तो लंब है हमारा x और आधार क्या है 10√3। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू बताएंगे तो टेन 60 आप कहेंगे सर हम क्या करते थे कि साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू निकालते थे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू हम फिर से निकालते थे जो कि होती थी 1/2। इनसे हम काटना होता था और ये निकलता था √3, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे के कॉस थीटा। तो हम यह कह सकते हैं कि टेन 60 बराबर x/√3। टेन 60 की वैल्यू √3 है, x/10√3 है, तो इधर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 10√3 गुणा √3। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 10 गुणे 3 बराबर कितने हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और x बराबर 30। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि मीनार की जो हाइट थी वह हमारी 30 डिग्री थी। यह तो हमारा होता है बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल से बेसिक सर, बिल्कुल से बेसिक। लेकिन क्या सर इसमें एडवांस लेवल भी होता है? सर बिल्कुल होता है एडवांस लेवल। तो देखिए एडवांस लेवल में क्या करेंगे हम, और हमें जो ये चैप्टर दोबारा से चैनल पर स्टार्ट करने का मान यही था कि हमें बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता है किसमें, हम जब बेसिक से क्वेश्चंस को करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल दिखाना होगा। भाई आप कहेंगे कि सर मीनार्स के आधार से 10√3 मीटर दूर एक बिंदु है। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, हमें इतनी चीज़ें पता है, और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार जो कि हमें चाहिए। ठीक है, लंब बटे आधार। तो आप कहेंगे सर क्या मैं यह कह सकता हूँ कि जब टेन 60 की वैल्यू √3 होती ही है और लंब बटे आधार होता ही है, तो टेन 60 डिग्री बराबर √3 होता है, और यही होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब लंब की वैल्यू √3 है और आधार की वैल्यू √3/1 है। भाई लंब बटे आधार होता है √3/1 तो लिख ही सकते हैं, एक से तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो लंब की वैल्यू √3 है, आधार की वैल्यू 1 है, तो मैं यह कह सकता हूँ लंब की वैल्यू √3, आधार की वैल्यू 1, और 1 की वैल्यू हमें दे कितनी रखी है 1 यूनिट की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 10√3 हमें दे रखी है। 10√3 हमें 1 यूनिट की है, हमें √3 की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10√3, √3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3 गुणे 10√3। इसका मतलब √3 से √3 की मल्टीप्लाई करी, 10 गुणे 3 बराबर हो गया 30 मीटर। यह हमारा होता है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल। स्टैंडर्ड लेवल में हम कुछ एक्स नहीं मानते, हम केवल यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की वैल्यूज़ की बात करते हैं। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 होती है, √3/1 लिख सकते हैं, और टेन की वैल्यू होती है, टेन का एंगल होता है लंब बटे आधार के। इसका मतलब लंब की वैल्यू √3 आ गई, आधार की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो लंब की वैल्यू √3, आधार की वैल्यू 1, लेकिन आधार की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है। हम यह कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 10√3 है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10√3 है तो हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए, और मीनार की ऊंचाई हमारी √3 यूनिट है, तो √3 गुणे 10√3 हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बस मुझे आप इतना बता दीजिए सर। बिल्कुल कर सकते हैं, तो 10√3 इंटू √3, तो ये हो गया 10×30 मीटर। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं? चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आती हैं। ओके, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाई ये चीज़ सही है कि बेसिक भी पढ़ाओ और एडवांस भी पढ़ाओ, क्योंकि कुछ बच्चे भाई ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टार्टिंग में नहीं थे और नए हैं, और हमारे दोस्तों को इतना तो थोड़ा सा मैं यही कह सकता हूँ कि इतना तो आलकस आता ही होगा कि पहली वीडियो को देखा, और पहली वीडियो की क्वालिटी और आज की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अंतर है चैनल का, इसलिए हम तो एडवांस भी और बेसिक भी दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और जो मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पहले बेसिक किया हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा सा सॉरी है कि उनका टाइम खपा होगा, और टाइम खपा होने वाली बात ही नहीं है। देखिए चीज़ें संघर्ष में रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कह सकते हैं कि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर आवर सक्सेस। तो सक्सेस पाने के लिए रिवीजन इज़ नेसेसरी, तो रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 50 मीटर धागे के साथ वह 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही पतंग
के आधार से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सर, यह हमारी पतंग है, पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, ये पतंग जान सकते हैं, पतंग मान लो इसे, ठीक है। पतंग उड़ रही है 50 मीटर धागे के साथ। एक यहाँ पर चिंटू था और चिंटू यहाँ पर पतंग उड़ा रहा है, जो कि 50 मीटर इसका धागा है, यही कह रहा है, यही कह रहा है, पक्की बात। 50 मीटर धागा है और 50 मीटर धागे के साथ वह 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही पतंग की आधार से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई आधार से ऊंचाई यही तो होगी, यही तो होगी, यही तो होगी भाई, यही तो होगी ना, ये वाली हाइट होगी, h मान लो। और कितने डिग्री दे रखा है, कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है क्या, जल्दी बताएंगे, 60 डिग्री दे रखा है। अब हमें h की वैल्यू चाहिए। अगर हम बेसिक की बात करें, बेसिक की बात करें, चिंटू था, चिंटू की टांग रह गई, चलो टांग बना सकते हैं, पैर बना सकते हैं। भाई चिंटू था, चिंटू ने 50 मीटर का धागा ले रखा है, अपनी पतंग को दबा के उड़ा रहा है फर्राटेदार, और जैसे ही दबा के उड़ा रहा है और 60 डिग्री का कोण उन्नयन कोण बना रहा है, तो हमसे पूछा कि भाई पतंग की ऊंचाई आधार से कितनी है। हमने मान ली सर h। अब हमारे पास में है क्या क्या, भाई आप कहेंगे सर हमारे पास में कर्ण भी है, पाइथागोरस प्रमेय से हम सीख के आए हैं, ये वाली वैल्यू कर्ण और ये वाली होती है लंब और ये होता है आधार, तो हमारे पास में लंब है और कर्ण है। आप कहेंगे सर लंब बटे के कर्ण, हमने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा है sin 60 का, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा है, साइन थीटा बराबर होता है सर लंब बटे कर्ण। ये है बेसिक, इसको बोलते हैं बेसिक। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है और लंब कितना है h, कर्ण कितना है 50 मीटर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसलिए याद करनी है साइन 60 की वैल्यू √3/2 h बटे 50, 50 इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 गुणे √3/2 बराबर के h। 2 से 50 को 25 बार काटेंगे तो h बराबर हो जाएगा कितना, 25√3। यह होता है हमारा बेसिक। 25√3 इसका आंसर आ जाएगा, 25√3 इसका आंसर आ जाएगा। बेसिक समझ में आई चीज़ें क्या होती हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू हमें 60 डिग्री दे रखी है। साइन 60 बराबर लंब कितना दे रखा है, h हाइट चाहिए, और कर्ण कितना दे रखा है 50 मीटर। h बचे 50 हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 हमारी होती है, h बटे 50, 50 इधर ले जाएंगे, 50 गुणे √3/2, 2 से 50 को काटा 25 दूनी 50, तो 25√3 इसका आंसर आ गया। ये तो होता है हमारा बेसिक। अब बात करते हैं एडवांस लेवल की। अब बात करते हैं एडवांस लेवल की, हमें क्या चाहिए, तो आप कहेंगे सर हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए हमें चाहिए इसकी हाइट, और ये हमें दे रखी है कितनी, 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। tan 60 बराबर लंब हमें चाहिए, कर्ण हमारे पास में है। tan 60 बराबर लंब हमें चाहिए, कर्ण हमारे पास में है, ठीक है। 60 बराबर लंब हमें चाहिए, कर्ण हमारे पास में है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती। और हमें पता है कि लंब बटे कर्ण साइन होता है, अभी सीख कर आए हैं, ठीक है। एडवांस साइन 60 बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, और साइन 60 की वैल्यू होती है सर √3, तो इसका मतलब यह तो हो जाएगा √3 और यह हो जाएगा 2। कैसे सर, कैसे, चीज़ें समझ में नहीं आई, बिल्कुल दोबारा से देखते हैं। भाई साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और यही कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू √3 है, कर्ण की वैल्यू 2 है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से बात करें तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 25। हमें चाहिए कितनी यूनिट की वैल्यू, √3 यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू 25 है, √3 वैल्यू की यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 25 गुणे √3, इसका मतलब 25√3, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आती हैं, नहीं आती हैं या आती हैं, मुझे बस इतना बताइए। कैसे एडवांस को हमने पकड़ा,
जैसे ही हमें पता चला कि हमें लंब चाहिए, कर्ण हमारे पास में है, तो लंब बटे कर्ण हो गया। और लंब बटे कर्ण होने के बाद में हमने देखा कि हमें sin 60 की वैल्यू पता है। sin 60 बराबर होता है √3/2, जो कि लंब बटे कर्ण होता है। √3 लंब हो गया, कर्ण हो गया 2। लंब √3 यूनिट हो गया और कर्ण हो गया 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 25। 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही हमारी 25 आई, तो हमें √3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। √3 यूनिट बराबर 25 गुणे √3, 25√3। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। यह हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 2 से 3 क्लासेस इस चैप्टर में लग जाएंगी और आपको यह चैप्टर प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक पढ़ा था, आज हम बेसिक और एडवांस दोनों चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जो हमने नए बच्चों के लिए टेबल बनाई है, वो टेबल आप बिल्कुल याद करेंगे, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में मैं उसमें क्वेश्चन पूछूंगा आपसे प्रॉपर तरीके से। और साथ के साथ अब चैप्टर के साथ में जैसे ही चैप्टर करेंगे, चैप्टर के साथ साथ हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वेश्चन अब प्रॉपर तरीके से पेपर्स में आ रहे हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। चीज़ें जैसे ही समझ में आ रही हैं तो आप जोड़ सकते हैं, आप अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, बड़ी भैया भाभियों को, चीज़ों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं। और क्लास जैसे ही समझ में आ रही हैं तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो क्लास समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले कलश कोचिंग क्लासेस को। आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। आज की पाठशाला को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।